नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल प्रिपरेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों को आरओ के लिए और यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए एक बैच जो स्टार्ट हमारे यहाँ हुआ है, उसी का एक डेमो क्लास के रूप में और उसका एमसीक्यू के क्लास के रूप में एक सब्जेक्ट लेकर मैं आया हूँ। मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमें जो सेगमेंट इसमें आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है भारतीय संविधान, जो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की परंपरा रही है। करंट अफेयर के भी जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो इससे रिलेट करके भारतीय संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ये पे है कि भारतीय संविधान में क्या चीज पढ़ा जाए जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना होती है। तो उसकी एक विशेष सूची आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ जहां से संभावना ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की रही है। तो आज की क्लास में हम सब इतना समझाने वाले हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है भारतीय संविधान में, कौन कौन सी टॉपिक है जहां से अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसी के अंदर से वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलते नजर आएंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, और यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हम बात करने वाले हैं इसमें आपको एक बार पुनः बता दूं, इसमें हम बात करने वाले हैं विशेष सूची की कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो सबसे पहली टॉपिक आती है इसमें कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि भारत का संवैधानिक विकास, इस टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि भारत के संविधान का विकास कैसे होता है, जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक का जो भारत स्वाधीनता अधिनियम था वहां तक बात करने वाले हैं। इसमें दो तरह से होगा, एक कंपनी के अधीन कुछ चार्टर्ड एक्ट वहां पे लाए जाएंगे और कुछ ताज के अधीन लाए जाएंगे, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास है। अभी तक यूपीएससी में देखा जाए या यूपी पीसीएस में या अदर स्टेट पीसीएस में देखा जाए, साथ साथ आरओ के पेपर में देखा जाए, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा रही है। कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, अन्य टॉपिक की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने की परंपरा यहां से भी रही है। जैसे इस बार के पीसीएस में ही एक बार सवाल इस बार आया हुआ था कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो वो सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास पहली टॉपिक होगी इसमें, जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत शासन जो भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 है यहां तक बात करने वाले। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण का। तो हमारा भारत के संविधान का संवैधानिक विकास होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे होता है, कि किस तरह से संविधान सभा बनाई गई। हमारी संविधान सभा बनाने के बाद उनकी मांगे कैसे संविधान सभा की पहले से चल रही थी। विश्व में पहली बार संविधान सभा किस देश में लाया गया था, एक थ्योरी के रूप में संविधान सभा को किसने पेश किया था, फिर हमारे यहाँ कब मांग हुई संविधान सभा की, फिर संविधान सभा के माध्यम से हमारा संविधान कैसे बना, फिर संविधान सभा के कार्यक्रम क्या थे, और लास्ट में किस तरह से संविधान सभा ने हमारे संविधान को बना करके उसको लागू किया। वो सारे प्रोसेस यानी भारतीय संविधान का निर्माण के सारी प्रक्रिया हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरी टॉपिक हम लोगों की होगी भारतीय संविधान का निर्माण। फिर बात अगर आगे करें तो हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के सोर्सेज क्या हैं। भारतीय संविधान को कहा जाता है कि उधारों का थैला है। कुछ आलोचक ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान में जो भी चीजें लिखी गई, नीति निर्देशक तत्व हो, फंडामेंटल राइट हो, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज हो, प्रेसिडेंट का पद हो, ऐसा बोला जाता है। अब है भी ये कि हम लोग बाहर से लेकर के अन्य देशों के संविधान से लेकर के अपने संविधान में अंतः स्थापित किए हुए हैं। तो हमने जो लिया है उसके स्वरूप में कुछ उसके नेचर में हम लोगों ने चेंजेस लाया हुआ है, लेकिन हमने लिया हुआ है उसको। तो हम लोग किन किन देशों से भारतीय संविधान के जो हमारे यहाँ उसमें मैटर्स हैं जो उसको हमने लिया हुआ है, तो कहां कहां से लिया है ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो सोर्स से क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना यहां से भी बनी रहती है। लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि कौन सा सोर्स कहां से लिया गया है। तो एक टॉपिक हम लोग देख लेंगे। ध्यान यहाँ आपको यह भी रखना है कि भारतीय संविधान में ये जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं ये क्रम से होगा, आगे पीछे नहीं करना है। क्योंकि किसी चीज का पहले विकास होगा तो उसका निर्माण होगा, फिर कहां से निर्माण होगा ये चीजें हम लोगों को देखना है। फिर हम लोग आ जाएंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ है उसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है
भारत का संविधान एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे यहाँ माना गया है। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, किस तरह से राष्ट्रपति का पद इसमें रखा गया है, मूल कर्तव्य हमारे यहाँ क्या हमें बताते हैं, डीपीएसपी हमें किस तरह से बातें करती है। तो हमारा संविधान एक तरह से जो लिखित संविधान है पूरी तरह से, तो किस तरह से इसकी विशेषताएं इंगित होती है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने की परंपरा रही है हमारे यहाँ। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लेंगे। एक अलग से हम लोग टॉपिक इसमें लेके आएंगे कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, अध्याय कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, व अनुसूचियां कितनी हैं। इसको एक अलग से हम लोग देख लेंगे कि भारतीय संविधान के भाग, अध्याय, अनुच्छेद, अनुसूचियां, एक लिस्ट आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे हम। जैसे ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी 22 भाग हैं वो 22 भाग का उल्लेख हम इसमें कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसी में अध्याय जो कर देंगे, अंदर ही जैसे भाग 5 आप देखेंगे तो भाग 5 में जो है यूनियन गवर्नमेंट लिखा हुआ, तो यूनियन गवर्नमेंट में उसमें आप देखेंगे कि अध्याय बनाए गए हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, तो उसको हम लोग देख लेंगे, तो वो पूरे अध्याय देख लेंगे। फिर 395 हमारे यहाँ जो अनुच्छेद है, मूलतः अनुच्छेद, उसको देख लेंगे। अनुसूचियां जितनी हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां बनाई गई हैं, वो 12 अनुसूचियों की एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो सारी चीजें इसमें देखने वाले। अब यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा का भारतीय संविधान में ही अगर आपको भाग क्लियर हो गया कि इस भाग में ये चीजें लिखी गई हैं, इस आर्टिकल में ये चीजें लिखा गया है, इतने से इतना तक वो है, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए तैयारी करने में। फिर अनुसूचियां हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां लिखी गई हैं, 8 पहले लिखी गई, बाद में 4 जोड़ दी गई, तो 12 अनुसूचियां पूरी हम लोगों को इसमें देखना है। खूब क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर बात करें तो हम लोग अब मूल संविधान में आ रहे हैं। अब मूल संविधान में कोई भी अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे चैप्टर से पहले कुछ आमुख लिखा होता है, कोई भी राइटर लिखता है। तो उसी तरह जैसे हमारे यहाँ संविधान लिखा गया, तो संविधान में प्रस्तावना लिखी गई, सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखी गई, तो प्रस्तावना से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो हम लोग इसको प्रेम्बल पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रेम्बल क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या प्रेम्बल हमारे भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसकी विषय वस्तु क्या है, प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, समाजवादी है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, इन शब्द का मतलब क्या है, हमारे यहाँ कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, इसमें हम लोग देख लेंगे। स्वतंत्रताएं कितनी मिली हुई, पूरे विस्तार से इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रस्तावना आखिर है क्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को लगता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 से शुरू होता है। यहां जो आपसे बात हम करेंगे भाग में, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऐसे लिखा हुआ उसमें मिलेगा। तो हम लोग भाग शुरू कर लेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो संघ और राज्य क्षेत्र जो इसमें लिखा गया है भाग 1 में, इसमें हम लोग ये देखने वाले कि हमारी यूनियन कैसे बनी, हमारी जो संघ सरकार है कैसे बनी। याद रखना हमारे संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, यूनियन शब्द का किया गया, क्योंकि जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, देशी रियासतों को एक मौका मिला हुआ था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में चली जाए या भारत में चली जाए, तो उनके पास ये संप्रभुता है। लेकिन जब हम उनको ले रहे हैं तो उस समय वो राज्य हैं, जैसे हमने उनको ले लिया वो प्रांत बन गए। तो चूंकि हमने राज्यों को लिया हुआ है ना, तो उनकी एक संप्रभुता को हमने अपने पास लिया हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आप लोगों का केंद्र है। जैसे मैं आपको 2 शब्द समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे मैं कहूं मैं आपका केंद्र हूं, तो मैं आपका केंद्र हूं, इससे यह समझ में आता है कि मैं आपके मूल में हूं, मैं हूं तो आप हैं। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घमंड झलक रहा है, हम पावरफुल अपने आप को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आपके केंद्र हैं। जबकि हम कहें कि हम आपके संघ हैं, इसका मतलब है हम आपसे ही मिलकर बने हैं। तो हमारे यहाँ राज्यों से मिलकर के हमारे यहाँ के ये संघ बना है, इसलिए हमने संविधान में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, केंद्र नहीं, संघ होगा। तो हम लोग एक यूनियन है, तो हमारे यहाँ जो संघ है अब उसके राज्य क्षेत्र है, यानी 28 राज्य हमारे यहाँ जो है, 8 संघ राज्य क्षेत्र हमारे यहाँ जो है, इन सारी चीजों का इसमें हम लोग देखेंगे। तो हमारे यहाँ इनके जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि राज्य के निर्माण, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में राज्य कैसे थे, और मूल संविधान में जो राज्य थे उसको आगे चल करके नए राज्य के निर्माण हेतु जो आंदोलन होता है उसको हम लोग इसमें देख लेंगे। और आंदोलन होने के बाद
एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से क्या क्या होती हैं चीजें वो देख लेंगे, और फिर वर्तमान में राज्यों की स्थिति और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति क्या है ये देख लेंगे हम लोग। उसके बाद जो छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पहले राज्य थे, जो बड़े राज्य छोटे राज्य, उनके नामों में धीरे धीरे चेंजिंग लाई गई। जैसे हमारे यहाँ संयुक्त प्रांत को ही हमने उत्तर प्रदेश बोला, तो ये जो नाम चेंजिंग हुआ है उसका भी प्रोसेस इसमें देख लिया जाएगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूटीज हैं हमारे यहाँ, उन सारी चीजों का चर्चा हम लोग भाग 1 में करने वाले हैं। और जैसे यहाँ अनुसूचियां हमने आपको दिखाया था, अनुसूची 1 में भी हमारे यहाँ राज्य की बात की गई है, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों की बात की गई। तो अनुसूची 1 में राज्यों की बात की गई, वही चीजें यहाँ पे है संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में बोला गया है, 1 से 4 तक ये रखा गया है। इसमें हम लोग ये चर्चा करने वाले। उसके बाद भाग हम 2 की तरफ बढ़ेंगे, और भाग 2 में जैसे आपको पता भी होगा कि नागरिकता लिखा गया है, सिटीजनशिप लिखा हुआ है। तो भाग हम लोग 2 में आएंगे जहां नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, कैसे समाप्त होती है, ये देख लेंगे। केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए। फिर हमारे यहाँ जो नागरिकता में अधिनियम, जो 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, उसमें कब कब सुधार हुए हैं, कब कब संशोधन हुए हैं, 2019 लास्ट में हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। नागरिकता से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। फिर बात हम लोग करेंगे फंडामेंटल राइट का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा चैप्टर। खूब धुआंधार क्वेश्चन यहां से रहते हैं। तो मौलिक जो अधिकार है हमारे यहाँ, फंडामेंटल राइट्स हैं, यहां से हम लोग देख लेंगे कि ये है क्या, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में अगर आप देखेंगे तो 12 से 35 तक, 12 से आप देखेंगे तो 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर इसी की नागरिकता की हम लोग बात कर ले तो ये जो है 5 से 11 तक किया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक, वही मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और खूब क्वेश्चन है यहां से। हमें जो जो अधिकार मिले हुए हैं, हमें मूल संविधान में जो 7 राइट्स मिले हुए थे, आगे चल करके 6 कर दिए गए। तो वो 6 अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो सारी प्रोसेस आप लोगों को देखने हैं। फिर हमारे यहाँ जो नीति निदेशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, इनके बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है इनके बीच, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो खूब यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात अगर आगे करें तो हम लोग नीति निदेशक तत्व देख लेंगे, डीपीएसपी देख लेंगे, जो भाग 4 में लिखा हुआ है। राज्य को इसमें निर्देश दिया गया है कि राज्य इस आधार पे काम करेगा, और इसको लाने का उद्देश्य मूल रूप से यही है कि लोक कल्याण, कि हम लोग लोक कल्याण की बात करेंगे कि हमारे राज्य में, हमारा राज्य, हमारे लोग का कल्याण कैसे हो सके। तो लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम लोग डीपीएसपी लाए हैं। और इससे हम राज्यों को ये निर्देश देते हैं कि राज्य जहां तक संभव हो सके इसको आधार बना करके नियम और कानूनों का पालन करेगा, उसको संचालित करेगा, नियम पारित करेगा, उसको आगे लेकर चलेगा। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे, नीति निदेशक तत्व, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। फिर बात करें तो आगे चल करके हमारे यहाँ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में क्या किया कि प्रारंभ में हमें अधिकार तो दे दिया, भारत के लोगों को खूब अधिकार मिल गए। आगे चलकर राज्य को भी कुछ निर्देशक तत्व दे दिए गए कि राज्य भी इस आधार पर के लोक कल्याण का काम होना चाहिए, और राज्य भी इन आधारों पर नियम कानून बना सकता है। लेकिन जहां ज्यादा अधिकार मिल गया तो लोगों ने उस अधिकार का दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया। उनको अपनी ड्यूटीज क्या है वो ध्यान नहीं रहा। तो आगे चल करके क्या किया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक लाई दी गई। हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में अंतर स्थापित कर दिया गया। इसको देख लेंगे हम लोग। 51 के क में अगर आप देखेंगे तो इसका उल्लेख आपको दिखाई देगा, तो इसको हम लोग देख लेंगे। 36 से 51 तक आपको अगर देखना हो तो नीति निदेशक तत्व आ जाएगा, और 51 के क में आपको मौलिक कर्तव्य दिखाई देगा। फिर बात करें आगे तो आगे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है भाग 5 में। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब यहां से तो मतलब आप समझ लीजिए इसकी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो व्यवस्था का खूब क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा यहां से रही है। तो यहां से
खूब देखे जाते हैं। तो संघ सरकार हम लोग देखें, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे हो, लोकसभा होगी कैसे, राज्यसभा कैसे होगी, वहां महान्यायवादी कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। फिर बात करें भाग 6 में हम लोग पहुंचेंगे राज्य सरकार। तो राज्य सरकार को हम लोग पढ़ लेंगे, इसको हम लोग 152 से लेकर के 237 तक पढ़ने वाले हैं। तो 152 से 237 तक हम लोग राज्य सरकार को पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अगर ओवरऑल मैं अभी तक जो विषय सूची बनाया है, अगर इसमें देखा जाए भारतीय संविधान में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की परंपरा रही, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां तक आते हैं। अगर ऊपर से जितने मैंने आपको टॉपिक बताया वहां से यहां तक अगर आप तैयार कर लेते हैं राज्य सरकार तक, यानी भाग 6 तक, जो पेपर एनालिसिस करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि यहां तक क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये तो वैसे भी आपको इन सब चीजों को पढ़ने से तैयार हो जाती है। यहां तक क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादातर पूछने का प्रयास करता है यहीं से, और ज्यादातर तो ये 2 चैप्टर जो हैं यहां से खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बात यहां चल रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो हम लोगों को जो भारतीय संविधान में पढ़ना है भाग 7 नहीं पढ़ना है। तो भाग 7 अगर आप देखेंगे तो 238 में उसका उल्लेख किया गया है भाग 7 का, और भाग 7 का 238 में जो उल्लेख किया गया उसमें लिखा गया है कि अनुसूची 1 में जो निर्सित राज्य हैं, यानी समाप्त हुए राज्य जो हैं, उसका उल्लेख किया गया। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उसको हमें पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना कहाँ है, भाग हम लोग 8 पे पहुंचेंगे और वहां लिखा है केंद्र शासित प्रदेश। हमारे यहाँ जो भी अभी 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देख लेंगे। यही हम लोग आने पर यह भी देख लेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, यानी संघ राज्य क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है। हालांकि कहा तो जाता है कि दोनों एक हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंतर है, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे कि संघ शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र में अंतर क्या है, और जितने भी हमारे यहाँ संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए उनका प्रशासन कैसे चलता है, जम्मू का प्रशासन कैसे है, लद्दाख का कैसे है, दिल्ली का कैसे चलता है, पुडुचेरी का कैसे चलता है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर अगर आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे भाग 9 में पंचायती राज। पंचायती राज से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वहां से ये इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी पंचायती राज और नगर पालिका का, उससे हम लोग देखेंगे। गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, अगर आप ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का नाम ध्यान आपको होगा, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। वर्तमान की सरकार हमारे यहाँ पंचायतों को बढ़ावा भी दे रही है, क्योंकि गांव का मसला गांव में ही हल हो जाए, तो और भी बेहतर चीजें हैं। न्यायालय तक ना जाया जा सके, ऊपर तक ना जाया जा सके, ताकि साधारण जनता को प्रॉब्लम भी ना हो। तो पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग मजबूत करने पर लगे हुए हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में लिखी गई है, और नगर पालिका जो हमारे यहाँ 9A में लिखी गई है, इसको ध्यान देना है। ये शहरों में रहेगी, ये गांव में रहेगी, तो दोनों को देख लेंगे। यहाँ पंचायती राज, ग्राम पंचायत हमने आपको बोला, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ आप देखेंगे जो है पार्षद वगैरह जो हमारे यहाँ चुने जाते हैं उन लोगों पर चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे नगर पालिका भाग 9 के विषय सूची से ही आप लोग ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि भाग का इसमें वर्णन किया गया, और क्रम क्या होना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। हमारे यहाँ SC ST क्षेत्र जो है, जो राष्ट्रपति को अधिकार मिला है कि इसको हम बना सकते हैं, SC ST क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, उसको देख लेंगे जो भाग 10 में लिखा हुआ, तो इसको देख लेंगे हम लोग। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भाग 6 तक अनुच्छेद है, भाग 6 तक जो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट लिखा गया, यहां तक खूब क्वेश्चन है। उसके बाद कम हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने तो है। अब ये सारी चीजें जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये वहां भी तैयार हो ही जाता है। तो हम लोग अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र देख लेंगे, इसको देख लेंगे, भाग 10 में लिखा हुआ है। फिर संघ और राज्यों के बीच संबंध, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, संघ की गवर्नमेंट है और राज्यों की गवर्नमेंट, इनके बीच संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, विधायी संबंध क्या है, और उसके बाद हमारे यहाँ वित्तीय संबंध क्या है। 4 तरह के संबंध होते हैं, एक तो विधायी संबंध हो सकता है, एक प्रशासनिक संबंध हो सकता है, एक हमारे यहाँ वित्तीय संबंध हो सकता है, एक न्यायिक संबंध हो सकता है। तो भारतीय संविधान ने हमारे यहाँ न्यायिक संबंध को छोड़ करके 3 तरह के संबंध की चर्चा किया हो, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और हमारे यहाँ वित्तीय संबंध, वो सारी चर्चा इसमें की जाएंगी। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध जो भाग 11 लिखा गया है ना, इसमें 2 चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। एक तो हम लोग यहाँ विधायी संबंध देख लेंगे और दूसरे वाले में हम लोग प्रशासनिक संबंध देख लेंगे। प्रशासनिक संबंध,
अब आगे चल करके भाग 12 में हम लोगों ने वित्तीय संबंध की चर्चा किया। और याद रखना हमारे यहाँ जो न्यायिक संबंध है, न्यायिक संबंध की चर्चा हमारे यहाँ नहीं की गई है। तो हमारे यहाँ जो चर्चा की गई, विधायिक की गई, प्रशासनिक की गई है, और भाग 12 में हमने वित्तीय संबंध की चर्चा कर दिया। न्यायिक संबंध कहीं भी हमारे यहाँ चर्चा नहीं हुआ। तो भाग 12 में हम लोग क्या देख लेंगे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध देख लेंगे। फिर अगर आगे बढ़े तो आगे हम लोग जो देखेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं देख लेंगे। भाग 14 में लिखा गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे हम यूपीएससी को देख लेंगे, जो संघ लोक सेवा आयोग है। स्टेट गवर्नमेंट हम देख लेंगे, तो हमारे यहाँ जैसे यूपी का स्टेट का जो लोक सेवा आयोग है, बिहार का है, तो पूरा ये समझ लीजिए स्टेट पीएससी हम देख लेंगे। तो ये देख लेंगे हम लोग। उसके बाद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो वो तीनों चीजें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं में देखेंगे, जो भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। फिर आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे भारत में निर्वाचन। हमारे यहाँ निर्वाचन व्यवस्था कैसी होती है, निर्वाचन आयोग कैसे बनता है, उसके अध्यक्ष कैसे बनाए जाते हैं, निर्वाचन आयुक्त कैसे बनता है, कौन नियुक्त करता है, ये लोग रिपोर्ट किनको देते हैं, कैसे चुनाव इनका होता है, वो सारे प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ वहीं दलीय व्यवस्था पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ जो बहुदलीय प्रणाली चल रही है, बहुत सारे दल हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, अन्य पार्टियां जो जरूरी हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, वो सारी चीजें देख लेंगे। इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो भाग 15 में किया गया है। चैप्टर का नाम रखा गया है भारत में निर्वाचन, ऐसा बोला गया है। भाग 17 हम लोग पढ़ेंगे, और भाग 17 में राजभाषा पढ़ेंगे। इसका मतलब 16 हम लोगों को नहीं पढ़ना, सीधा हम लोगों को कहां पढ़ना है, भाग 17 पढ़ना है, जिसमें राजभाषा के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग भाग 18 में आएंगे, आपात उत्पन्न, इमरजेंसी जो हमारे यहाँ दिखाई गई है। अगर आप देखेंगे 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत, ये तीनों इमरजेंसी हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, संवैधानिक तंत्र की जो विफलता होती है, राष्ट्रपति शासन उसको बोलेंगे, और यहाँ पे वित्तीय आपात हम लोग पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। वैसे भी जैसे हमने आपको बोला कि संघ सरकार जब हम लोग पढ़ेंगे, तो संघ सरकार में जैसे ही हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वहां उसकी शक्तियों में अगर हम लोग देखेंगे, तो उसकी शक्तियों में, प्रेसिडेंट की शक्तियों में एक आपात शक्तियां आएंगी, वहीं भी चर्चा हो जाती है, वहां भी ये तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी एक अलग से हम लोग इसको चैप्टर लेके आएंगे, जहां भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। ओवरऑल उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भाग 20 में, जहां संविधान संशोधन की बात की गई है। 368 में अगर आप देखेंगे, तो 368 में हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की बात की गई, कितने संविधान संशोधन हुए पहले से लेकर के अब तक, जितने संविधान संशोधन हुए, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना रही है, उसको देख लेंगे हम लोग। और लास्ट में एक आयोग, कुछ परिषद हैं, कुछ अधिकरण हैं, इनको अलग से हम लोग देख लेंगे। जो आयोग बचा हुआ है उसको देख लेंगे, इन सारी चीजों को देख लेंगे। और लास्ट में पूरे जितने भी आर्टिकल आपको मिलेंगे 1 से लेकर के 395 तक, तो संविधान के पूरे अनुच्छेद की एक लिस्ट आपको मिल जाएगी 1 से लेकर के 395। और जो इसको तैयार किया जाएगा, याद रखना कि इसको भाग के को लेकर के, यानी 1 से लेकर के हम जो 22 भाग हैं, टोटल 22 भाग में, भाग 1 में कितना लिखा गया अनुच्छेद, 2 में कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है, ऐसे करके पूरे आपको पूरे डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएगी। और वैसे भी जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें एक एक आर्टिकल तो लिखा ही जाएगा। तो इतने चैप्टर हम आपसे बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में। और कल से हम लोग एमसीक्यू की क्लास इसी पे लेके आ रहे हैं, इसी चैप्टर के आधार पर, और आगे चल करके कुछ टॉपिक भी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं क्लास में आपसे। पहली क्लास जो हम लोगों को होगी भारतीय संवैधानिक जो विकास होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।